फिल्म की शुरुआत फ्लोरिडा से होती है। यहाँ हम लीसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक छोटे से कैफे में काम करती है। वो अपने हर ग्राहक के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, इसलिए उसका बॉस भी उससे बहुत खुश रहता है। काम खत्म होने के बाद जब वो रोज की तरह घर लौटती है, तब उसके चेहरे पर डर और उदासी साफ दिखाई देती है। आम लोग काम के बाद खुशी-खुशी घर जाते हैं, लेकिन लिसा के लिए घर किसी डरावनी जगह से कम नहीं है। रास्ते में उसे अपनी जिंदगी की बुरी बातें याद आने लगती हैं। उसे एक आदमी याद आता है जो हर रात उसके कमरे में आता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि वह आदमी उसकी दादी का दोस्त है। वह उसकी दादी को पैसे देता है और बदले में हर रात लिसा के कमरे में जाकर उसके साथ गलत व्यवहार करता है। एक दिन लिसा इन सब चीजों से पूरी तरह टूट जाती है। वह एक सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन खुद को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अगले दिन वह अपनी बहन से फोन पर बात करती है, जो उनकी माँ के साथ रहती है। लिसा कहती है कि वह अब वहां नहीं रहना चाहती। फिर वह अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपनी दादी का ख्याल रखने के लिए वहीं रहना होगा। इतना कहकर वह फोन काट देती है। इससे साफ हो जाता है कि उसकी माँ पहले से सब जानती थी, लेकिन उसे लीसा की तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। बेचारी लीसा की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं थी। वह चाहकर भी वहां से नहीं निकल सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एक रात जब वह कैफे से घर लौट रही होती है, तब उसे वही काली कार दिखाई देती है जो पिछली रात भी दिखी थी। इस बार वह कार उसका पीछा करने लगती है। लीसा डर जाती है और अपनी साइकिल तेजी से चलाने लगती है। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती अपनी कार में डाल लेता है। वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वह उसका चेहरा ना देख सके। लीसा बहुत डर जाती है। उसे नहीं पता कि वह आदमी उसे कहाँ ले जा रहा है और उसके साथ क्या करेगा। वह आदमी उसे शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां पहुंचकर लीसा समझ जाती है कि यह आदमी मानसिक रूप से खतरनाक है और उससे बच निकलना आसान नहीं होगा। अब उसके लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ जिंदा रहना थी। उधर जब लीसा घर नहीं लौटती, तो उसकी दादी पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस जांच शुरू करती है। सबसे पहले वे उसकी माँ के घर जाते हैं। उसकी माँ कहती है कि शायद लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर पुलिस वाले जाने लगते हैं, लेकिन तभी लीसा की बहन उन्हें रोककर कहती है कि लीसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उस कैफे में जाते हैं जहां लीसा काम करती थी। वहां सब लोग बताते हैं कि लीसा बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है। वह बिना बताए कभी नहीं भाग सकती। अब कहानी फिर उस अपार्टमेंट में लौटती है जहां लीसा कैद होती है। आंखों पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वह हर चीज ध्यान से महसूस कर रही होती है और सब कुछ अपने दिमाग में याद रख रही होती है। जब वह आदमी उसके पास आता है, तो लीसा उससे बात करने की कोशिश करती है। वह समझ चुकी थी कि सामने वाला इंसान बहुत खतरनाक है। एक समय ऐसा आता है जब वह आदमी उसके हाथ खोल देता है, लेकिन लीसा जानती थी कि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो वह उसे मार सकता है। धीरे धीरे लीसा घर में छोटे छोटे सुराग छोड़ना शुरू करती है। वह अपने हेयरपिन निकालकर बिस्तर के नीचे फेंक देती है। फिर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर शीशे पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ देती है। वहां पड़े जूतों का रंग और उनका लोगो भी वह ध्यान से याद कर लेती है। इसी दौरान वह आदमी समझ जाता है कि लीसा ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर आता है, लेकिन यहाँ लीसा बहुत चालाकी से नॉर्मल व्यवहार करती है। वह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे उसकी बहुत चिंता है। एक रात
जब वह आदमी सो रहा होता है, तब लीसा चुपके से बाहर निकलती है और फोन करने की कोशिश करती है। उसे पहले दिन से पता था कि घर में एक फोन है, लेकिन जैसे ही वह कॉल करने वाली होती है, वह आदमी जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। वह गुस्से में कहता है कि तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही हो। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि लिसा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिसा रोते हुए कहती है कि वो सिर्फ अपने बीमार पिता के बारे में जानना चाहती थी और उन्हें बताना चाहती थी कि वो यहाँ ठीक है। ये सुनकर वो आदमी थोड़ा शांत हो जाता है। लिसा समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से बचकर निकलना है, तो उसे डरने के बजाय बहुत समझदारी और धैर्य से काम लेना होगा। अब लिसा को अपनी बहन की बात याद आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार मत मानना। एक दिन जब वो आदमी उसके पास आता है, तब लिसा उससे कहती है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी बातें सुनकर वो पागल आदमी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि लिसा सच में उसकी परवाह करती है। उसी समय फ्लोरिडा पुलिस को एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में पता चलता है जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को मार दिया था। वो आदमी भी टीवी पर यह खबर देख रहा होता है। वो सोचता है कि पुलिस अभी उस बड़े केस में व्यस्त है, इसलिए लिसा के मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। और वैसे भी लिसा ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। ये सोचकर वो लिसा को कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका इरादा फिर बदल जाता है। वो सोचने लगता है कि लिसा को मार देना चाहिए। तभी लिसा डरते हुए कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो। उसकी बातें सुनकर वो आदमी थोड़ा नरम पड़ जाता है। वो लिसा से कहता है, अगर पुलिस तुमसे पूछे तो कहना कि मैं काला, मोटा और छोटा था। इतना कहकर वो उसे वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। लिसा किसी तरह वापस घर पहुंचती है और अपनी दादी को बताती है कि उसका अपहरण हुआ था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी दादी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। चूंकि दादी ने पहले ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इसलिए वो पुलिस को फोन करके बता देती है कि लिसा वापस आ गई है। पुलिस स्टेशन में भी कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। एक इंस्पेक्टर उससे पूछताछ करता है। लिसा उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन पुलिस वाले पूछते हैं, अगर तुम्हारे साथ इतना सब हुआ, तो शरीर पर कोई निशान क्यों नहीं है? अगर तुम्हारे हाथ पैर खुले थे, तो तुम भागी क्यों नहीं? लिसा जवाब देती है, वो आदमी पूरी तरह पागल था। उसके पास बंदूक थी और वो मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देता था। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। लेकिन पुलिस फिर भी सोचती है कि वो ध्यान खींचने के लिए झूठ बोल रही है। कुछ महिला अफसर तो यहां तक सोचती हैं कि उसने टीवी शो देखकर ये कहानी बनाई है। लिसा ये सब सुनकर चुप और उदास हो जाती है। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में कुछ डिटेक्टिव्स एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रहे होते हैं, जिसने पिछले 6 महीनों में कई लड़कियों को मारा था। उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए केस बहुत मुश्किल बन चुका था। जब एक महिला अफसर देखती है कि लिसा चुप बैठी है, तो वो डिटेक्टिव लैरी को बुलाती है। लैरी उसके पास आता है, लेकिन लिसा किसी से बात नहीं करना चाहती। तब लैरी अपनी जेब से अपनी बेटी की फोटो निकालकर उसे दिखाता है, ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। फिर वो प्यार से कहता है कि जो कुछ हुआ वो सब धीरे धीरे बताओ। इसके बाद लिसा एक एक चीज याद करके बताने लगती है। वो कहती है कि उस आदमी के पास काली कार थी। उसके घर में लाल रंग का कारपेट था। वहां 22 सीढ़ियां थीं। कार के अंदर मैग्नम लव्स लिखा हुआ था। घर में एक बेड था। वो आदमी गोरा था और हर काम बाएं हाथ से करता था। उसके पास बंदूक भी थी। इतनी सारी छोटी छोटी बातें सुनकर लैरी समझ जाता है कि लिसा झूठ नहीं बोल रही। वो तुरंत उसकी जांच शुरू करवाता है, लेकिन इसके लिए घरवालों की इजाजत चाहिए होती है। तभी दादी का दोस्त खुद को लिसा का पिता बताकर पुलिस को मना कर देता है। यह देखकर लैरी को शक होता है कि कोई पिता अपनी बेटी की मदद से इनकार क्यों करेगा। तब गुस्से में आकर लिसा उसे अपनी दादी के दोस्त की सच्चाई बता देती है।
पुलिस तुरंत उसकी दादी के घर पहुंचती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरी पुलिस टीम लिसा के केस को गंभीरता से लेने लगती है। लैरी के दिमाग में लिसा की बताई हर बात घूम रही होती है। उसे शक होता है कि यही आदमी वो सीरियल किलर है जिसे पुलिस इतने समय से ढूंढ रही है। पक्का करने के लिए वो लिसा के कपड़े लैब में जांच के लिए भेजता है। रिपोर्ट आने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है। लिसा के कपड़ों पर वही लाल धागा मिलता है जो बाकी पीड़ित लड़कियों के कपड़ों पर मिला था। अब लैरी पूरी तरह यकीन कर चुका था कि यही वही सीरियल किलर है। इसके बाद वो लिसा को उस जगह लेकर जाता है जहां उस आदमी ने उसे छोड़ा था। लिसा कार में बैठकर अपनी आंखें बंद करती है और रास्ता याद करने की कोशिश करने लगती है। पुलिस गैस स्टेशन के कैमरों की जांच करती है। वहां उन्हें एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। लिसा ने जो आदमी का चेहरा बनाया था, वो बिल्कुल उसी आदमी जैसा दिखता है जो कैमरे की वीडियो में दिखाई देता है। इसके बाद उस आदमी के पोस्टर हर जगह लगाए जाते हैं और पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। कुछ समय बाद एक महिला पुलिस अफसर उसे देख लेती है। वो उसके पास जाकर कहती है, सर, हमें एक चोरी हुई कार की रिपोर्ट मिली है। हमें आपकी कार की फोटो लेनी है। वो चालाकी से कार की जगह उसकी फोटो ले लेती है और उसे जाने देती है। जब वो फोटो लिसा को दिखाई जाती है, तो लिसा तुरंत उसे पहचान लेती है। वो कहती है कि यही उसका किडनैपर है। इसके तुरंत बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंचती है। वहां उन्हें वही 22 सीढ़ियां मिलती हैं जिनका लिसा ने जिक्र किया था। घर के अंदर पुलिस को वे हेयरपिन्स और फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाते हैं जो लिसा ने समझदारी से वहां छोड़े थे। इतने सारे सबूत मिलने के बाद पुलिस उसकी बड़े स्तर पर तलाश शुरू कर देती है। आखिरकार वो आदमी बाहर सड़क पर घूमता हुआ मिल जाता है। चारों तरफ से पुलिस वाले उस पर बंदूक तान लेते हैं। आखिर में वो खतरनाक अपराधी गिरफ्तार हो जाता है और ये सब सिर्फ लिसा की हिम्मत और समझदारी की वजह से संभव हो पाता है। इसके बाद लैरी खुद लिसा को ये खुशखबरी देता है। वहां मौजूद सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। लिसा को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी बेचारी लड़कियों के लिए भी इंसाफ मिला जो उस सीरियल किलर का शिकार हुई थीं। उस आदमी को पकड़कर उसने आगे होने वाले कई अपराधों को भी रोक दिया। लिसा अब अपनी दादी के घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जगह उसके लिए किसी नरक से कम नहीं थी। इसलिए लैरी उसके अंकल और आंटी को वहां बुलाता है। लिसा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी आंटी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो लैरी से कहती है कि अब लिसा उनकी जिम्मेदारी है और वे उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लैरी उनका धन्यवाद करता है और वहां से चला जाता है। उस समय वो बहुत भावुक हो जाता है। कुछ समय बाद लिसा अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखती है। माँ, आप हमेशा कहती थीं कि मैं अच्छी जिंदगी जीने के लायक नहीं हूं, लेकिन आप गलत थीं और आप एक बहुत बुरी माँ थीं। इसके साथ ही वो हमेशा के लिए अलविदा लिख देती है। तब उसकी माँ को एहसास होता है कि उसने लिसा के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। अब लिसा के पास अपना परिवार था और वो प्यार भी, जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। आखिरकार उसकी जिंदगी अच्छी होने लगती है। दूसरी तरफ उस किलर को मौत की सजा सुनाई जाती है। कुछ साल बाद हम लिसा को फिर देखते हैं। अब वो खुद एक पुलिस अफसर बन चुकी होती है। वो एक बहादुर महिला बन गई थी जो कभी हार नहीं मानती। उसने आखिर तक लड़ाई लड़ी थी